हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी बुक को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 को अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप ये सभी वीडियो देखें और अपने बेसिक कंसेप्ट जो एक स्टूडेंट के लिहाज से, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट के लिहाज से उसको आने चाहिए, वे सभी आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आज कवर करते हैं चैप्टर 4 को। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को अंत में बीच में छोड़ते हैं तो आपको कंसेप्ट पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें वायु क्या होती है। हम देखते हैं हमारी पृथ्वी की चारों ओर एक वायु घनी चादर फैली हुई है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव वायुमंडल पर निर्भर है। सभी पशु प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी वायु पर निर्भर करते हैं रहने के लिए, सांस लेने के लिए। जो गैस हो जाती है तो वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं दूसरा, सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है वायुमंडल। अगर यह सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य गर्मी से इतने तप्त होकर झुलस जाएंगे कि असहनीय स्थिति पैदा हो जाएगी, और रात में ठंड के समय जमकर बर्फ हो सकते हैं। तो यह एक वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य हमें बनाया है। आप ऐसे कह सकते हैं वायुमंडल एक वायु राशि होती है जो वायु के तापमान के रहने के लिए एक योग्य स्थिति पैदा करती है। देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। वायुमंडल का संगठन, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले वायुमंडल के संगठन में क्या क्या है। इसमें जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। फिर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में उपस्थित होते हैं। अगर आप वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में आपका धूल, मिट्टी, कण और गैसें से मिलकर ही आपका वायुमंडल बनता है। तो इसमें बात की जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इसके अलावा भी छोटे छोटे धूल, मिट्टी, कण हवा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी 0.03%। अगर आप एग्जाम में पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है तो 0.03%। ऑर्गन की मात्रा पाई जाती है 0.93%। और अन्य जब जो गैसें होती है 0.04%। मेन इंपोर्टेंट आपकी होती है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन, जो कि जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। आप देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। सबसे पहले आप इसको देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल में फैलकर और पृथ्वी से विकृत जो उष्मा है उसको पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस की स्थिति पैदा कर देती है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है इसी को। इसके अभाव पर धरती भी इतनी ठंडी हो जाती है, रहना असंभव हो जाता है। इसके प्रभाव से एक तो दिन में तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा, रात में ठंडी इतनी हो जाएगी, असहनीय स्थिति पैदा हो सकती है। किंतु जब कारखाने और कार के धुएं से वायुमंडल में इनका स्तर बढ़ता है तो उष्मा के कारण आपका वायु प्रदूषण की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ये भी इसके आपका दुरुपयोग हो सकते हैं इसके। अब देखते हैं आगे। इसी को आप भूमंडलीय तापन भी कहते हैं, जिनके समय जब आपका कारखाने हो गया, मोटर गाड़ियाँ होगी, उनके धुएं से जो उष्मा का द्वारा तापमान बढ़ता है उसको भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे बड़े प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी का स्तर बढ़ता है, जिससे कि अक्सर बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है। ये देख लेते हैं आगे। जिसे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है दीर्घ अवधि में, इसके लिए आपका जलवायु में अधिक परिवर्तन हो सकते हैं। आप देख रहे हैं
हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, बिना समय पे बारिश, और लगातार बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। तो जिससे क्या है कि पेड़ पौधे आपके लुप्त हो जा रहे हैं, उससे भी इसका इफेक्ट पड़ जाता है। अब देखते हैं, इसमें दिया है भाई कि वायुमंडल, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हम कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल में दो ही गैसें इंपॉर्टेंट होती है जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग टाइम में, तो ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखिए आगे, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। किससे नाइट्रोजन ले पाते हैं? मर्दार पौधों की जड़ों के द्वारा रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। जड़ों के द्वारा जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका जो स्वरूप है बदल देते हैं, जिससे इस पौधे इसका प्रयोग कर सके। डायरेक्टली तो नहीं लेते, इनडायरेक्टली वे में इसको लेते हैं वे। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य, पशु, पक्षी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जैसे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, जो ये सांस लेते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, जिससे कि आपका जीवन, जो आपका मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए, तो वे सभी क्या करते हैं? जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी मात्रा में हमेशा एक बैलेंस बनी रहती है। अगर हम पेड़ काटते हैं तो फिर संतुलन आपका बिगड़ सकता है, ये भी हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें होती हैं। हरे पादप भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस के रूप में पाई जाती है, जिससे यह संतुलन आपका बना रहता है। अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं, उनको विनाश करते हैं, तो फिर संतुलन बिगड़ने की स्थिति में आ जाता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल, ईंधनों के जलाने से भी गड़बड़ा जाता है। अगर भी वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित कर सकता है, जिससे कि समस्या आजकल देखी जा रही है। आजकल जो समस्या देखी जा रही है वो सिर्फ उसी का कारण है कि पेड़ पौधे कट रही हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या है कि जलवायु परिवर्तन में आपका हर साल प्रति वर्ष परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है कि पेड़ पौधों का कटना। देखते हैं इधर क्या दिया है इसमें। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, जब वायु गर्म हो जाती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जैसे अगर आप वायु गर्म हो रही है तो फैलेगी, ठंडी हो जाएगी तो ऊपर उठेगी। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वो सघन और भारी होती है, इसलिए ऊपर उठती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है, जिससे हम वायु चक्र चलता है, जिससे कि आपका वायु चक्र चलता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। आप देखते हैं जो हल्की चीज़ें होती है ऊपर हमेशा उठती है, जो भारी चीज़ें होगी वो उठ नहीं पाएगी। तो ये भी इसके लिए एक समस्या हमेशा बनी रहती है। तो इसमें बताया गया है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती भी है और हल्की होकर ऊपर भी उठती है। जो ठंडी वायु होती है वो सघन और भारी होती है, जिससे उसकी प्रवृत्ति नीचे फैलने की होती है, हमेशा नीचे ही रहेगी। ठीक है, इससे आपके क्षेत्रों में रिक्त स्थान का भरने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे इसमें दिया भी है कि गर्म वायु के ऊपर उठने के आसपास जब गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी तो गर्म वायु का स्थान फिर ठंडी हवाएं ले लेगी। तो ये हमेशा वायु चक्र हमेशा चलता रहता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखते हैं आगे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अक्सर आप देखते हैं न्यूज़ में चलती रहती है। देखते हैं वायुमंडल की संरचना।
किस पर डिपेंड करती है? देखिए, वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल मुख्य 5 परतों से बना हुआ है, जैसे क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। अभी देखेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं क्षोभमंडल की, जो सबसे निचली परत आपकी मानी जाती है। सबसे निचली परत और महत्वपूर्ण परत भी यही रहती है। इसकी जो औसत ऊंचाई मानी गई है वो 13 किलोमीटर मानी गई है। एवरेज में इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी गई है। इसी में मौजूद वायु में हम सांस ले पाते हैं। इसी में जो वायु उपस्थित होती है उसी के द्वारा हम सांस ले पाते हैं। और सभी मौसमी घटनाएं भी इसी में होती है, जैसे बारिश, कोहरा, ओलावर्षण, ये सभी इसी परत के अंदर पाए जाते हैं। इसमें आपको जाननी चाहिए कि एक तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। एक सभी मौसमी घटनाएं होती है, क्षोभमंडल में होती है। और हम सांस लेने की जो आपकी सुलभ दशाएं हैं वो भी इसी परत में पाई जाती हैं, जैसे बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि, सभी इसी परत के अंदर पाए जाते हैं। देखते हैं दूसरा, समताप मंडल। समताप मंडल में देखें तो क्षोभमंडल के ऊपर वाली जो परत होती है उसको आप समताप मंडल कहते हैं। इसकी जो रेंज पाई जाती है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इनकी रेंज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसे क्षोभमंडल अभी देखा है 13 किलोमीटर, ऐसे ही समताप मंडल जो कि क्षोभमंडल से ऊपर की परत होती है, इसमें आपका 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, ना इससे बादल बनते। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज के उड़ाने के लिए सुलभ पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडल की कौन सी परत में आपके हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में, क्योंकि मौसमी घटनाएं वहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। समताप मंडल एक विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। एक स्थिति इसमें यह भी है कि ओजोन परत इसमें पाई जाती है, ओजोन गैस की परत, जो पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। दूसरा, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सुलभ स्थिति इस वायुमंडल की परत में पाई जाती है। दूसरी, यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करती है। तो आपको ये मीन में पता होना चाहिए कि आपका एक तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होगी। दूसरा, हवाई जहाज इसमें उड़ सकते हैं। तीसरा, इसमें आपको कोई मौसमी दशाएं नहीं पाई जाएगी। चौथी कंडीशन इसमें पाई जाती है क्योंकि ओजोन परत इसमें पाई जाती है, जो कि पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। देखते हैं आगे। अब आता है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल में देखें, यह वायुमंडल की तीसरी ऊंची परत पाई जाती है। 50 किलोमीटर की रेंज तक आपका समताप मंडल होगा। फिर 80 किलोमीटर की लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है आपकी मध्यमंडल। अंतरिक्ष में जब आप प्रवेश करते हैं तो उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की किस परत में आने पर, प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, तो मध्यमंडल में। मध्यमंडल में इसलिए क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर की होती है। ठीक है। अंतरिक्ष से जब प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश करने वाले उल्कापिंड है, तो इस परत में आने पर ऑटोमेटिकली जल जाते हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। आप देखते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या दिया है? बहिर्मंडल मतलब सबसे ऊपरी वाला जो मंडल है वायु का। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान इसमें अधिक तीव्रता से बढ़ जाता है। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इसमें आपका रेडियो संचार, दूसरे बाद में जो सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं वो इसी परत में छोड़े जाते हैं। ठीक है। इसमें आपका रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, आपका पृथ्वी पर परिवर्तित कर देती है। दूसरा, बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की सबसे पतली परत होती है। अगर पूछ ले कि सबसे पतली परत कौन सी होती है तो आपका बहिर्मंडल ही होती है। इसमें हल्की गैसें हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरते हैं। ठीक है, हल्की गैसें पाई जाती है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यहीं से ये अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब एक बार देखते हैं इसको, जो ग्राफ दिया है इसको एक बार डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की मैंने बात की है अभी। इसकी जो रेंज पाई जाती है सबसे पहले 13 किलोमीटर तक। ठीक है।
इसमें आपके माउंट एवरेस्ट भी इसी में, सभी वायुमंडलीय दशाएं इसमें पाई जाती है, बारिश इसी में होती है, जीवन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा इसमें पाई जाती है। दूसरा आपका हो जाता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो रेंज पाई जाती है ये वाली, इसकी रेंज होती है आपकी 50 किलोमीटर तक। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज पाई जाती है नीचे से लगाकर। इसमें आपका हवाई जहाज उड़ाने के लिए सुलभ वायुमंडल स्थिति है ये। दूसरी ओजोन परत इसमें पाई जाती है। अब देखते हैं तीसरे वाली स्थिति क्या है इसमें। अब आता है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या बताया गया है, नीचे से लेकर अगर आप देखें तो 80 किलोमीटर तक इसमें पाई जाती है। इसका फैलाव है 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें आपका मध्यमंडल के लिए स्थिति अगर देखें तो ना तो इसमें कोई वायुमंडलीय स्थिति पाई जाती इसमें। दूसरी बात यह है इसमें कि अंतरिक्ष में जब आते हैं, अंतरिक्ष में आने पर देखें इसमें भी लिखा है, आप इधर देख सकते हैं, मैंने बताया भी है इसमें। मध्यमंडल की स्थिति क्या है कि अंतरिक्ष में जब प्रवेश करते हैं उल्कापिंड तो इसमें ऑटोमेटिकली आने पर जल जाते हैं मध्यमंडल में, तो उस स्थिति से बहुत बेहतरीन मानी जाती है ये। देखते हैं इसमें आगे। सबसे आपका आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल की अगर बात करें तो 80 से 400 किलोमीटर तक की रेंज मानी जाती है। ठीक है, इसमें आपका रेडियो तरंगे पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले रेडियो तरंगे किसमें पाई जाती है तो वायुमंडल में पाई जाती है। फिर आता है आपका बहिर्मंडल। सबसे हल्की परत अगर पूछ ले तो बहिर्मंडल वाली जो परत होती है सबसे हल्की होती है। इसमें आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। ठीक है, ये अगर आपको पता हो जाना चाहिए कि रेंज कितनी होती है इनकी। अब आते हैं आगे और सीक्वेंस भी, जैसे क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। उसके बाद समताप मंडल 80 किलोमीटर तक। जिसे आपका क्षोभ मंडल हो गया तो 13 किलोमीटर तक फैला रहेगा। उसके बाद अगर बात करें समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला रहेगा। फिर आपका मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक फैला रहेगा। ठीक है, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। फिर वायुमंडल आ जाएगा 80 400 किलोमीटर तक। अब वायुमंडल सबसे ऊपर, सबसे हल्की परत वही होती है। ठीक है, ये पता हो जाना चाहिए आपको। और इनकी स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट वायुमंडल के लिए है, क्योंकि इसमें अगर अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जल जाता है। रेडियो तरंगे आपके वायुमंडल में पाई जाती है। मौसमी वर्षा आपके क्षोभमंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो ये ऐसी ऐसी कुछ खास खास बातें ये आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। अब देखते हैं आगे मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु के बारे में इसमें दिया है। क्या दिया है इसमें? मौसम आप किसको कह सकते हैं और जलवायु किसको कहते हैं। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए, उसी को हम देखेंगे। यहाँ देखिए, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन बदलने वाला स्थिति, प्रत्येक घंटे की स्थिति, मिनट सेकंड की स्थिति होती है। जैसे आर्द्र गर्म मौसम को किसी भी चिड़चिड़ापन बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम आनंद हो सकता है, घूमने के लिए योजना बना देता है। और जैसे मौसम नाट के रूप में प्रतिदिन बदलता भी रहता है, किंतु दीर्घकाल में होने वाला जो परिवर्तन होता है किसी स्थान का औसत मौसम पे लेकर, तो जलवायु बनता है, जलवायु ही बताता है। अगर आप देखें तो कम समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन मौसम हो जाएगा। एक दीर्घ समय अंतराल की अगर बात करें 20 से 25 साल के में लिया जाता है, उसमें होने वाला मौसम परिवर्तन को जलवायु बताता है। ठीक है, आपसे पूछे मौसम क्या होगा? दिन प्रतिदिन घंटे में होने वाला परिवर्तन। दूसरा जलवायु एक दीर्घकालीन परिवर्तन, 20 से 30 वर्षों में होने वाला जो परिवर्तन है उसका औसत बताता है जलवायु। अब देखते हैं इसमें आगे। सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की ऊर्जा, देखिए सूर्य की ऊर्जा का लगभग 2 अरब, केवल 1/2 अरब ही प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी जो होती है सूर्य की ऊर्जा का लगभग 2 अरब से 1 भाग ही प्राप्त करती है। इतनी हाई आप बोल सकते हैं, इतनी हीट जनरेट की जाती है। देखते हैं आगे। सबसे पहले तापमान
जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसी को हम देखेंगे इसमें। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता है। आप देखते हैं शरद ऋतु भी आती है, ग्रीष्म ऋतु भी आती है, शीत ऋतु भी आती है, वर्षा ऋतु भी आती है। तो दिन और रात को छोड़े, उनको अगर उन काउंट भी ना करें तो आपका ऋतु के अनुसार भी मौसम का तापमान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे शरतकालीन की अपेक्षा ग्रीष्मकालीन में मौसम का तापमान ज़्यादा रहेगा। आयतन में अगर देख ले, आतपन, आतपन क्या होता है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक सकती है आतपन कहलाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि आतपन क्या है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो तापमान जो फैलता है उसके वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आतपन बोलते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो उष्मा है, ऊर्जा है, पृथ्वी उसको रोक लेती है तो उसी को आतपन बोलते हैं। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। आतपन क्या एक सूर्यताप है जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य किरणों को रोक लेती है, उसे आतपन बोलते हैं। यह भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये स्थिति घट जाती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे, पोल्स की ओर आएंगे तो आपका टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। देखते हैं आगे। आगे देखिए, अगर पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें उग ही नहीं सकेगी। अगर टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो पृथ्वी पर कुछ नहीं उग पाएगा। इसलिए गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एस्फॉल्ट से बनी सड़कें, धातु कंक्रीट बने भवन और रात के समय अधिक उष्मा मुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वायुदाब। इधर देखिए कि तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार जो किया था एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस मापने पर जल 0 डिग्री पर जम जाता है और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस जो आपकी टेम्परेचर मापने की यूनिट है तो उसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने। 0 डिग्री सेल्सियस पर आने पर जल आपका जम जाता है और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर आने पर। अब देखते हैं वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ ही बल भी लगाती है, किंतु इसका अनुभव हम नहीं करते। जैसे अगर आपका प्रेशर कम हो जाए तो हमें सांस लेने में समस्या होगी। ठीक है, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। वायु का जो दाब होता है सभी दिशाओं से हमारे ऊपर लगता है, लेकिन हम उसका महसूस कम करते हैं। देखिए, हमारा शरीर बल विपरीत लगता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायुदाब कहता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा, वायु का भार जो बल लगाता है उसी को वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब तेजी से नीचे गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायुदाब अधिक होता है। ठीक है, समुद्र स्तर पर आप देखें तो वायुदाब सबसे ज़्यादा होगा। जब ऊपर जाएंगे तो वायुदाब की स्थिति कम होती चली जाएगी। ठीक है, ऊंचाई जाने पर यह घटता जाता है। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो यह घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर स्थिति देखें तो समुद्र के स्तर पर होती है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर अधिक तापमान होता है, वहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जो वायु फिर हल्की होती है तभी तो ऊपर उठती है, इसलिए वहाँ पर निम्न क्षेत्र बनता है। जब वहाँ आप ऐसे देखिए, जब वायु गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ पर आपका निम्न दाब की स्थिति पैदा हो जाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, निम्न दाब जो होता है वो बादल युक्त आकाश की बादल छाए रहेंगे और नम मौसम के साथ ही जुड़ा रहता है। आप इधर भी देख सकते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अगर वायु नहीं है तो वायुदाब भी वहाँ पर नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई एक पोशाक भी पहनते हैं
अगर वे अंतरिक्ष में पोशाक न पहने तो शरीर के विपरीत उसका इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, इसे बल लगने के कारण उनकी रक्त श्रेणी फट जाती है और अंतरिक्ष मतलब रक्त ब्लड की बॉडी से ब्लड बहने लगता है ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं पवन। पवन इसमें क्या बताया है देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली गति को पवन कहते हैं। पवन आप क्या कहते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाली जो वायु है उसको आप पवन कहते हैं। हाई प्रेशर से हाई टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है उनको आप पवन कह सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को काट देती है, कभी कभी जब आप पवन धीरे बहती है तो महीन धूलकण को उड़ा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम के नहीं, नीचे देखें। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में हम बांट सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। पवन का नाम आने वाली दिशाओं के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, किया भी जाता है। जैसे पश्चिम से आने वाले पवन को पछुआ बोलते हैं। देखिए आगे इधर देखिए, ये ग्राफ आपके लिए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वाला ग्राफ, जिससे आपको बहुत कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। देखिए इधर सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय पवने की। व्यापारिक पवने या व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने होती है। व्यापारिक एवं पूर्वी पवने आपकी स्थायी पवने होती है। ये लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जो आपकी स्थायी पवने होती है वे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने होती है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि स्थायी पवने व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनी जो होती है वे स्थायी पवनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जो व्यापारिक पश्चिमी होती है, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनी होती है। जो पश्चिम दिशा चलने वाली और पूर्व दिशा चलने वाली, ये दोनों ही व्यापारिक पवने स्थायी पवने में काउंट की जाती है। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है, एक तो पश्चिम दिशा में, एक पूर्व दिशा में। तो ये व्यापारिक पवने होते हैं। व्यापारिक पवने ऐसे जिससे कि व्यापार सुगम्य बन जाता है। ठीक है, जल मार्ग के नज़रिए से। अब देखते हैं कि मौसमी पवने। मौसमी पवने आपका पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। मौसमी पवने जो मौसमी पवने होती है ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में मानसूनी पवने होती है। अब आते हैं स्थानीय पवने। एक तो होते स्थायी पवने। स्थायी पवने मतलब एक निश्चित दिशा में लगातार चलती रहती है पूरे उस साल। जैसे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने तो स्थायी पवने होती है। मौसमी पवने जो मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे ऋतु बदलती हैं तो हवा आगे पवनें बदल जाती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें होती है। अब आता है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों में ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में एक वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। स्थानीय पवनें होती है ये किसी छोटे क्षेत्र पर में वर्ष या दिन के किसी एक विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो स्थल और समुद्र समीर। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। जैसे अगर गर्मी में चल रही हैं तो उसको आप लू बोल सकते हैं। जो उत्तरी क्षेत्र में चलती हैं, आप इधर देखते हैं उत्तरी भारत में चलती हैं, तो उस क्षेत्र में बहने वाली हवा को वो मई जून में चलती है तो उसको लू बोलते हैं। शुष्क स्थानीय पवनें, इसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इस फिगर को देखिए, इससे आपके कंसेप्ट इजीली कवर हो जाएंगे। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे इधर आपका उच्च दाब दिया है, नीचे में उच्च दाब दिया गया है। तो सबसे पहले को पता होना चाहिए कि डोलड्रम निम्न दाब की स्थिति कहाँ होती है। निम्न दाब कहाँ बनता है? जब वायु गर्म होकर हल्के होकर ऊपर उठती है तो वहाँ पर निम्न वायु दाब की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं पर बादल बनते हैं, बारिश ज़्यादा होती है। तो डोलड्रम की स्थिति अगर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो 0 डिग्री, और ये स्थिति पाई जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें इन पवनों की दिशा के अनुसार ही इनकी स्थिति और नाम बताए गए हैं। जैसे उत्तर पूर्वी पवनें, अगर आप यहाँ देखें इसको 23.5 डिग्री तक पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध देखो, इससे नीचे अगर आप 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध होता है ये।
उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आप देखें तो कौन सी पवन है? उत्तर पूर्वी पवनें। उत्तर पूर्वी पवनें का मतलब है, इधर देखें कि यहाँ पर इस तरह से डिसाइड किया जाता है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर पूर्व की दिशा में बहने वाली, उत्तर से पूर्व दिशा की ओर जो बहती है पवनें, उन्हीं को बोलते हैं उत्तर पूर्वी पवनें। इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये आपका 35 से 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है। उपोष्ण उच्च दाब होर्स अक्षांश पाया जाता है। व्यापारिक पवनों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्षेत्रीय। इसमें जो पवनें पाई जाती है, इससे ऊपर की अगर आप देखें तो सनातन पछुआ पवनें जो पश्चिम से चलती है, और जो नीचे वाली है आपकी उत्तर पूर्वी पवनें हैं जो उत्तर पूर्व की दिशा से होकर आती है। भैया यहाँ देखिए, ये आपका पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका एक सेकंड, अगर आप इधर देखें इसमें, हाँ यहाँ देखिए, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। जो उत्तर पूर्व से चलती है जिस दिशा से आ रही है तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है। अब इधर आप देखें तो इसमें बताया गया है जो सनातन पछुआ पवनें होती है जो पश्चिम से आती है, पश्चिम दिशा से चलती है, एक पश्चिम दिशा से चलेगी तो उसी को बोलते हैं आप सनातन पछुआ पवनें। फिर आपका अधो ध्रुवीय निम्नदाब पाया जाता है आपका 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है आपका अधो ध्रुवीय निम्नदाब। इससे ऊपर आपकी चलती है फिर उत्तर पूर्वी पवनें, फिर आपका आ जाता है उच्च वायुदाब। ऐसी स्थिति नीचे भी है। अगर आप देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखें तो दक्षिणी व्यापारिक पवनें पाई जाती है। दक्षिणी व्यापारिक पवनें चलती है आपका दक्षिण पूर्वी पवनें, यहाँ से ऐसे दक्षिण पूर्वी पवनें चलती हैं। ये आपका मकर रेखा के आसपास चलती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। दूसरी अगर आप देखें उपोष्ण उच्च वायुदाब और सी व्यापारिक पवनें मानी जाती है 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश पर। इससे आपका फिर सनातन पछुआ पवनें होती हैं। दक्षिण गोलार्ध में अगर आप देखें तो उल्टी दिशा में बहती है ये, फिर सेम कंडीशन नीचे भी आ जाती है। तो इस स्थिति से व्यावहारिक पवनों की दिशा का निर्धारण किया जाता है। देख सकते हैं आगे चक्रवात और प्राकृतिक आवेश क्या होता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाली खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा हमेशा से बना रहता है। 18 अक्टूबर 1999 को भारत के 5 राज्यों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिससे राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। इसमें क्या होता है, वायु का वेग, वर्षा, उच्च ज्वारें इतनी हानि हुई कि 260 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पवनें चली और 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र तेजी के कारण पेड़ को काट दिया और आपके कच्चे घरों को भी इसमें नष्ट कर दिया। तो ये सब क्या है, पवनों के गति के कारण ही किया गया हुआ है। इससे आप पढ़कर देख सकते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, जिससे वह कंसेप्ट क्लियर हो। देखें आगे, इसको भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्द्रता। आर्द्रता में देखो क्या दिया है इसमें। सबसे पहले जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जलाशयों से जब जैसे आपके सूर्य निकलता है तो जल वाष्पित होता है, ऊपर उठता है तो जलवाष्प का रूप लेकर ऊपर उठ जाता है। इसी से वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को ही आप आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है, जलवाष्प का रूप धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इस प्रकार अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में भी काफ़ी समय लगता है क्योंकि आर्द्र हो जाते हैं। इससे पसीना आसानी से नहीं सूख पाता, इसलिए हम असहज महसूस करते हैं। पीछे हमने बात की है कि जो पवनें गर्म होती है हल्की होकर ऊपर जाती है, जो ठंडी पवनें होती है वे नीचे फैलती है, ऊपर नहीं उठ पाती। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं चक्रवाती वर्षा। जैसे वायु गर्म हुई तो ऊपर उठेगी, ठंडी हवा होगी तो ये नीचे रहेगी। ठीक है, ये स्थिति हमेशा वायु चक्र चलता रहता है। अब देखते हैं आर्द्र वायु क्या होती है।
जब आर्द्र वायु होगी तो ऐसे ऊपर उठेगी, ये भी हमेशा ऊपर उठने वाली वायु हमेशा गर्म ही होगी। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, भाई गर्म होगा तभी तो ऊपर उठेगा। जब यह जलवाष्प ठंडा होगा तो जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होने की स्थिति में एक बूंद बनाते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जब जलवाष्प ऊपर उठेगा तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बनता है, और इन्हीं से आपको बादल का एक समूह पैदा होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्हीं से बादल बनते हैं। ठीक है, जब ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि तैर नहीं सकते तो फिर आपके नीचे आ जाती है, बारिश हो जाती है। आप सीक्वेंस में इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जलवाष्प जो ऊपर जाता है, वायु आर्द्र नमी लेकर जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो जलवाष्प धूल मिट्टी कण लेकर जाती है ऊपर। उसके बाद ये जब ठंडी हो जाती है तो एक बड़ी आपका जल की बूंद के रूप में टिक जाती है। जब ये बूंद इतनी बड़ी हो जाती है तो एक बादलों का रूप ले लेती है, तैर नहीं सकती, तो तभी फिर आपकी बारिश होती है। तो ये प्रोसेस समय से चलता रहता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद तथा पतझीन छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान हो रहने की स्थिति में संघनित कुछ देर तक रहते हैं। आप देखते हैं जब आपके फ्लाइट जेट चलते हैं तो पीछे सफ़ेद सफ़ेद आपका धुआं दिखाई देता है बादल टाइप में। तो वे सब है कि जब ठंडी हो जाती है तो एक बादलों का रूप ले लेती है। देख सकते हैं आगे ये प्रोसेस दिखाया है पूरी बारिश का कि बरसात होती कैसे हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूम वर्षा या भूमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल मृदा संरक्षण करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावर्त पहाड़ों से नीचे बहता है। एवं निचले इलाकों में बाढ़ का समस्या बन जाती है। इसी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। सबसे पहले आप देखें संवहनीय वर्षा क्या होती है। संवहनीय वर्षा आप ये इधर देख सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं। ये संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा जो पर्वतों पर बहती है। उसके बाद आप इधर देखते हैं चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती के कारण होती है। ठीक है, देखें आगे। चैप्टर बहुत बेहतरीन है, आप इसको वीडियो कई बार देखें जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए आगे, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत उपयोगी होती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। अगर वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा की समस्या बन जाती है। इसके विपरीत अगर बारिश अधिक होगी तो बाढ़ की समस्या बन जाती है। ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। इधर देखिए, वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम और ओला। ठीक है, देखें आगे। वायुमंडल मैंने डिस्कस कर दिया। वायुमंडल क्या होता है? वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रखती है, उसी वायुमंडल। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैस से बना होता है? तो वैसे तो काफ़ी गैसें होती है, लेकिन मेन तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है। हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, आपका CO2 करती है हरित गृह प्रभाव पैदा। मौसम किसे कहते हैं? जो आपका दिन पर दिन घंटे में बदलता रहता है वो मौसम होता है। जलवायु आपकी जो 20 से 30 वर्षों की औसत समय अंतराल होता है उसमें होने वाला परिवर्तन जलवायु होगा। वर्षा के 3 प्रकार, संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है, जो धरातल पर बहती है। पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतों के द्वारा बहती है। उसके बाद आपका चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती पवनों के द्वारा जो वर्षा होती है तो चक्रवाती वर्षा होती है। अब देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। कौन सी गैस हमें सूर्य से हानिकारक किरणों से बचाती है? तो सबसे पहले होती है आपको कौन सी? ओजोन लेयर, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, जिसकी आपकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक। ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है? सबसे महत्वपूर्ण परत आपकी क्षोभमंडल, जो आपका जीवन के लिए सबसे सदुपयोगी होती है। वायुमंडल की निम्न परतों में से बादल विहीन कौन सी होती है? जिसमें बादल नहीं पाए जाते। बादल नहीं पाए जाते समताप मंडल में, क्योंकि इसी में आपके फ्लाइट हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। ठीक है, फिर आपका होता है आपका वायुमंडल की परतों में सबसे ऊपर अगर आप जाते हैं तो वायुमंडल आपका क्या होता है? ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो वायुदाब की स्थिति आपकी बढ़ जाती है। ठीक है,
जब वृष्टि तरल के रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, जब वृष्टि तरल के रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम वर्षा तो कहते हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? ये मौसमी व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवनें आपकी स्थायी पवनें होती हैं, तो इसका आपका हो जाएगा, एक सेकंड इधर देखें। व्यापारिक पवनें आपका हो जाएगा, स्थायी पवनें हो जाएगी। लू आपकी हो जाएगी मौसमी पवनें। मानसून आपका हो जाएगा स्थानीय पवन हो जाएगा, मानसून पवनें। और पवन क्या होता है? पवन आपका हो जाएगा पवन की क्षैतिज गति। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट। इस तरह आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी एफर्ट्स अच्छी लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।